नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बहुत अच्छी, खूबसूरत और शानदार चल रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी आवाज़ वगैरह आपको प्रॉपर ठीक आ रही है। तो फिर अपनी क्लास को बहुत खूबसूरत तरीके से हम आगे लेके चलने वाले हैं, तो जल्दी से सारे बच्चों पे जुड़ जाया करो। टाइम से आके साथियों वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी रहे कि भाई अपने बच्चे सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं ना। तो आपसे यही तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि आप शेयर वगैरह कर दोगे, थोड़ा बहुत जहां जरूरत पड़े भाई बच्चों ये वाला काम कर दो। तो बेटा हमारे पास थोड़ी इतना चीजें हो सकती हैं जितनी तुम्हारे पास हो सकती है ना। तुम अपने हर जगह शेयर कर सकते हो, स्टेटस, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हमारे पास तो एक दो जगह होती है। क्या होती है? हमारे पास तो एक दो जगह होती है। तो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी क्लास आज की पार्ट 3 है, यानी कि हम पॉलिटी शुरू कर चुके हैं और पॉलिटी के दोस्तों पार्ट 3 यहाँ पर रहने वाला है। क्या है? पॉलिटी का पार्ट 3 यहाँ रहने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजों को कवर करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, वो क्लासेस का टाइम टेबल साथियों ये है, जिसमें आपको सुबह जो क्लास मिलती है रीजनिंग की, सुबह 9 बजे मिलती है। साथियों 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, सुबह 2 क्लास होगी। फिर शाम को साथियों 9 बजे, जैसे अभी मैं आपके सामने आया हूं, तो ये टाइम, इस टाइम मैं आपके सामने आ रहा होता हूं। और 10 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये आपकी जो विराट बैच चल रहा है ना, उस विराट बैच के अंतर्गत साथियों आपका फ्री यूट्यूब का टाइम टेबल है, जो आपको फ्री यूट्यूब पर क्लासेस मिल रही होती हैं। साथ के साथ साथियों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल साथियों ज्वाइन कर लेंगे, साइंस मैग्नेट के नाम से। इसमें आपको पीडीएफ समय समय पर मिलती रहती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बोले सर क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात साथियों एक और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको कल बात बताई थी ना कि आप इसमें कूपन कोड लगा लीजिएगा NY100 वगैरह। तो अभी क्या किया है ना दोस्तों, हमने कल, मुझे थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अभी हमने इसका प्राइस ही 399 रुपए कर दिया। जैसे आप पेमेंट करोगे तो जो मेरा जनरल अवेयरनेस का साथियों कोर्स है ना, ये वाला कोर्स, इसका प्राइस ही साथियों आपको 399 रुपए दिखाएगा। तो जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से दोस्तों ले सकते हैं। तो अभी आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो अभी मिल जाएगा, आज कल में आप खरीद लेंगे तो भी आपको 399 रुपए में ही मिल जाएगा। ठीक है, जिनको इशू हो रहा था वो सब जाके साथियों यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। और इसके अंदर क्या होगा देख लो एक बार, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो इसके अंदर साथियों आपकी कंप्लीट में थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। सभी साथियों 2024 के क्वेश्चन भी इसमें कराने वाले हूँ, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों रहेंगे। तो फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। कैसे लेंगे? तो साथियों ये वाला क्या है, आपका कोर्स वाला फोल्डर है साइंस मैग्नेट पर, वहां पर निर्माण बैच जनरल अवेयरनेस का मेरा दिख जाएगा, जाके इसे साथियों आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से बड़ी डिटेल देख के, और इसे आप बाय कर सकते हैं। तो ये साथियों आपके कोर्स की डिटेल होगी। चलो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपसे ये कहा था कि दोस्तों आप सबको अनुसूचियां मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको शेड्यूल बताए थे, अनुसूचियां बताई थी। किस किस को याद है बताओ? हाँ भाई, किस किस को याद है? मैं एक बार आपके कमेंट लगा लेता हूँ, फिर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ भाई, चलो। चलो भाई ठीक है, ओके चलें आगे। तो थोड़ा सा मुझे कमेंट लगाने की जरूरत पड़ी थी। ओके ओके। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है 41 और 42 कौन कौन सी पीडीएफ है? एक बार बेटा बताना मुझे। आपको 41 और 42 की पीडीएफ नहीं मिली है। हिस्ट्री में हमारी 41
और 42 साथियों क्लास नंबर है, इसकी पीडीएफ नहीं मिली है, यही बात है ना, और तो कोई इशू नहीं है किसी को। हाँ भाई, तो ये मैं अभी आपका क्लास के बाद साथियों ये मैं टीम को बता दूंगा, एक बार इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, कल मैंने क्या किया था ना, कल मैंने आपको 12 की 12 अनुसूची टिप्स पे याद कराई थी, जहां जरूरत हो सकती थी ट्रिक की वहां मैं आपको दोस्तों ट्रिक भी बता के चल रहा था, ठीक है। एक बार हाँ, तो दोस्तों 12 की 12 अनुसूची बताई थी, आज हम पहली अनुसूची से शुरू करेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि दोस्तों हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 अनुसूची थी। मतलब जब हमने अपना संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस दिन हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। वर्तमान के समय पर अनुसूचियों की संख्या तो कितनी है, तो वर्तमान के समय पर दोस्तों अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो पहले तो एक सिंपल सी बात हो गई कि दोस्तों आज के समय में अनुसूचियां 12 हैं और दोस्तों हमारे मूल संविधान में इनकी संख्या 8 हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, बोले 12। मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, तो कहोगे 8। अब आपको बात करेंगे दोस्तों पहली अनुसूची के बारे में, किसके, प्रथम अनुसूची के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल आपका क्या कहता है दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये साथियों मान लो आपका क्या हो गया दोस्तों, भारत हो गया। इस भारत के अंदर जितने भी दोस्तों राज्य आते हो, यानी कि साथियों स्टेट आते हो, या इसके अंदर यूनियन टेरिटरी आती हो, ये सब साथियों आपको प्रथम अनुसूची में देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि राज्य क्षेत्र का मतलब जहां हम राज्य की बात करेंगे ना पॉलिटी में, वहां साथियों हम देश की बात कर रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो इस पहली अनुसूची में दोस्तों भारत का राज्य क्षेत्र आता है, इसके अंदर जितने भी आपके राज्य होंगे, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी होंगे, वो सब साथियों आपको अनुसूची 1 में देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों राज्य क्षेत्र में क्या होगा, राज्य भी होंगे और आपके राज्य क्षेत्र भी होंगे। इन्हें आप साथियों स्टेट कह सकते हैं और इन्हें साथियों आप यूनियन टेरिटरी या यूटी के नाम से जानते हैं। इन्हें आप संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, इसे आप साथियों केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, और इसे साथियों आप कहीं कहीं साथियों संघ क्षेत्र भी लिखा हुआ देखेंगे। तो पहली अनुसूची सिंपल है, पहला आर्टिकल पढ़ो तो भी यही बात मिलेगी, और पहले साथियों अनुसूची में भी आपको यही बात मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बोले सर कोई समस्या नहीं है। वैसे तो मैंने आपके लिए साथियों सारी चीज मेंशन कर दी है, ऐसे कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के साथ देने वाला हूं। जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वैसे इन सब की जरूरत मैं आपको नहीं पढ़ने दूंगा। अब दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है कि हम सिर्फ यही इतना पढ़ के चला जाए ना तो काम नहीं चलने वाला। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि साथियों यहां पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब का उल्लेख कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे सर इन सब का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों देखो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर भारत के अंदर आप किसी नए राज्य का गठन कर रहे हैं या आप किसी साथियों राज्य को भारत से हटा रहे हैं, तो आपको भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ गई, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तब ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नए राज्य का या फिर यूनियन टेरिटरी का गठन होता है या फिर विलय होता है, तो इसके लिए आपको सभी परिवर्तन कहां पर करने पड़ेंगे, प्रथम अनुसूची में करने पड़ेंगे, प्रथम साथियों शेड्यूल में करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप नए राज्य का साथियों गठन या विलय करते हैं, यूनियन टेरिटरी का विलय या गठन करते हैं, तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां हम इस बात को भी कह सकते हैं। बोलेगा बताओ, अगर साथियों हमने देखा कि साथियों 2 जून 2014 को भारत के अंदर एक नया राज्य बना, जो कि साथियों तेलंगाना से कट के बना था, मतलब आंध्र प्रदेश से कट के बना था और तेलंगाना दोस्तों राज्य बना था। तो अब इसके लिए कौन सी अनुसूची में दोस्तों हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसा करने पर किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो दोस्तों पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। बात समझ गए, प्रश्न घुमा के कैसे पूछ सकता है, आप अच्छे से बता पाओगे। दोस्तों भारत के अंदर कई बार चेंजेस हुए हैं, कई बार बदलाव हुए हैं। जब हमने भारत में साथियों कुछ राज्यों का विलय किया है और कुछ राज्यों से साथियों हमने नए नए राज्य भी बनाने का काम किए हैं।
मैं आगे चल के बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमने साथियों राज्यों का निर्माण किया था, लेकिन कब कब साथियों यहाँ पर परिवर्तन होता रहा है ये थोड़ा सा आपको आपकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। चाहे 1951 के भारत की बात करें, चाहे 2019 के भारत की बात करें, भारत के राज्यों में साथियों कई बार हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता रहा है। चाहे 1947 की बात करें जब मात्र 14 स्टेट हुआ करते थे, फिर साथियों 29 स्टेट भारत के अंदर होने लगे थे, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों जब हम दूसरी अनुसूची की बात करेंगे, जब हम सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे, तो दूसरी अनुसूची में आपको क्या मिलेगा साथियों, मैंने कहा था दूसरी और तीसरी एक साथ याद रखनी है। कैसे? अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो पहले आपको शपथ दिलवाई जाती है, पहले पेमेंट दे दिया जाता है। तो सर पहले हमें काम करना सिखाया जाएगा, शपथ दिलवाएगी तभी तो महीना होने पे पेमेंट देगा। मैंने कहा था बेटा यहाँ उल्टा होता है, नेता लोगों की बात है ना, तो नेता लोग उल्टा करते हैं, पहले पेमेंट ले लेते हैं, बोले अगली अनुसूची में शपथ ले लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। अब सर शब्द आया संवैधानिक पदाधिकारी, क्या शब्द आया? संवैधानिक पदाधिकारी। सर कौन कौन इसके अंदर आएंगे, यानी दूसरी अनुसूची के आधार पर कौन कौन शपथ ले रहे होंगे? तब आप कहेंगे दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहां पर चाहे आपके राष्ट्रपति हो, चाहे आपके राज्यपाल हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, दोस्तों चाहे उपाध्यक्ष हो, दोस्तों राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, विधानसभा के साथियों यहां पर अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो विधानसभा के, विधान परिषद के सभापति हो या उपसभापति हो, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, ये सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनको साथियों वेतन जो दिया जा रहा है वो दूसरी अनुसूची के आधार पर दिया जा रहा है। साउंड इंक्रीज प्लीज। बेटा आवाज में कुछ ज्यादा कमी है क्या? आज मैंने बेटा सब कुछ सेटिंग वगैरह दोबारा कराया, आज थोड़ी आवाज की क्वालिटी भी अलग लग रही होगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसलिए थोड़ी आवाज कम जा रही हो। मतलब आप अपने मोबाइल के बढ़ा लोगे तो काम चल जाएगा क्या? मुझे भी लगा था कम तो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कल अगर फिर से देख लेंगे अगर इशू आएगा तो थोड़ा सा अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लो। तो दोस्तों ये सभी लोग जो हैं ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, और इनके साथियों वेतन का उल्लेख कहां पर है? तो इनको जो वेतन दिया जाता है वो साथियों कौन से शेड्यूल के आधार पर दिया जाता है? तो आप कहेंगे साथियों सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची के आधार पर इन पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। सर एक बात बताओ, हमें लग रहा है तुमसे कुछ गलती हो गई है, आपको लग रहा होगा कि सर से कुछ गलती हुई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर सब कुछ तो तुमने इसमें लिख दिया, एक नाम इसमें छूट रहा है। सर आपसे गलती हो गई है या आपने चाहकर वो नाम नहीं लिखा? सर आपसे गलती हुई है या फिर आपने चाहकर भी साथियों वो नाम नहीं लिखा? और वो नाम कौन है? इस लिस्ट में आपको कहीं भी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? सर आपसे छूटा है या फिर आपने खुद से छोड़ा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी गलती आपके भाई से नहीं होंगी, मैंने खुद से छोड़ा है। इस लिस्ट में आपको कहीं भी उपराष्ट्रपति के वेतन की बात नहीं नजर आ रही होगी। यहां लिस्ट में संवैधानिक पदाधिकारियों में उपराष्ट्रपति लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि उपराष्ट्रपति फ्री में काम करते हैं क्या? तो मैं कहूंगा कि दोस्तों उपराष्ट्रपति जी का कोई भी वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति जी का कोई भी वेतन नहीं होता। तो सर वो फ्री में काम करते हैं मतलब पैसे ही नहीं मिलते, ऐसा नहीं है दोस्तों। उपराष्ट्रपति साथियों फ्री में काम नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है इनका उल्लेख साथियों संविधान में कहीं पर भी नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान दोस्तों संविधान में कहीं भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है ना ये उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं लेते। तो क्या कहेंगे दोस्तों, आपसे मान लो कभी क्वेश्चन पूछा कि दूसरी अनुसूची के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पदाधिकारी वेतन नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
या फिर साथियों नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आप कहेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेते, मतलब फ्री में काम करते हैं नहीं। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनके द्वारा, अच्छा तीसरी वाली अनुसूची की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति जी जो हैं ये साथियों अगर वेतन नहीं ले रहे तो फ्री में काम कर रहे हैं क्या? दोस्तों नहीं, ये फ्री में काम नहीं कर रहे दोस्तों। अगर आप थोड़ा गौर फरमाओगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे जाएगी, यहां पर लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति। क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा के सभापति। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं लेते, क्योंकि सत्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते पेमेंट लेते हैं। एक बात सिंपल सी समझो, नॉर्मल समझो, मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से। देखो साथियों, हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, ध्यान से सुनना, हमारा जो साथियों संसद है, इस संसद में मैंने आपको पहले भी बताया होगा पार्लियामेंट के अंदर कि दोस्तों इसके अंदर एक तो आपके प्रेसिडेंट होते हैं मतलब राष्ट्रपति, एक साथियों आपका क्या होता है, एक आपका होता है दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, और एक होता है दोस्तों राज्यसभा। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो आपकी राज्यसभा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये जो आपकी राज्यसभा है ना, इसके जो अध्यक्ष होंगे या हम कहें इसके जो सभापति होंगे, इसके जो सभापति होंगे वो दोस्तों उपराष्ट्रपति होंगे। क्या कहा मैंने कहा कि दोस्तों जो हमारा संसद है जिसके दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो जो राज्यसभा है ना इसके सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब ये हुआ कि आज जैसे कोई उपराष्ट्रपति है, कल को कोई और व्यक्ति उपराष्ट्रपति आके बना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। परसों कोई और उपराष्ट्रपति बन गया मान लो, तो वो ऑटोमेटिक परसों क्या हो जाएगा, वही व्यक्ति साथियों क्या हो जाएगा, सभापति। फिर अगले दिन फिर कोई अगला व्यक्ति बना, मतलब जो उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा वह व्यक्ति दोस्तों ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। तो हम जब उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन दे रहे हैं, तो दोस्तों फिर उन्हें उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते लेते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? लगा पाओगे अगर प्रश्न पूछा जाए? बोले सर बिल्कुल लगा पाएंगे, उड़ा के रख देंगे, हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि इसमें वेतन की बात है, आपने तो कुछ नई बातें भी हमें बता दी। दोस्तों जब तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि तीसरी अनुसूची में हमने क्या कहा था, भैया अगर आपको शपथ मिल गई, अगर आपको शपथ मिल गई तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शपथ मिलने के बाद तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके साथियों जब वेतन मिल गया तो उनके शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। मतलब दूसरी में हमने क्या पढ़ा था, दूसरी अनुसूची में साथियों हम पढ़ के आए हैं, यहां पर दोस्तों वेतन हमने देखा पेमेंट के बारे में, और तीसरी में हम क्या पढ़ रहे हैं, तीसरी अनुसूची में दोस्तों यहां पर हम सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कोई समस्या तो नहीं है? अब बात आती है सर कौन कौन, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा, जैसे साथियों इसमें मंत्री हो गए, लोकसभा राज्यसभा के मंत्री, विधानसभा के, विधान परिषद के, ये सब चाहे एससी एचसी के साथियों न्यायाधीश हो चाहे कैग हो, इन सब की दोस्तों शपथ का उल्लेख आपको मिलता है। तो ये सब के सब क्या हो गए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी हो गए, इनके साथियों शपथ का प्रावधान है। सर यहां पर भी कुछ मिस्टेक लग रही है, यहां पर तो आपने कई नाम छोड़ दिए, वो छोड़े नहीं है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि साथियों आपके एक तो राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, एक तो दोस्तों आपके राष्ट्रपति, एक आपके उपराष्ट्रपति, और दोस्तों साथ के साथ राज्यपाल, ये तीनों ही लोग जो शपथ लेते हैं ना, ये साथियों अनुसूची के आधार पर शपथ नहीं लेते। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि बताओ तीसरी अनुसूची के आधार पर कौन शपथ लेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आप तो कहोगे प्रश्न गलत पूछा है,
गलत नहीं पूछा। ध्यान रखना, तीनों ही लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये अनुसूची के आधार पर शपथ नहीं लेते, ये संबंधित आर्टिकल यानी अनुच्छेद के आधार पर शपथ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूं तो आपने साथियों भारतीय संविधान का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 60, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये तीनों ही लोग जो होते हैं ना, ये साथियों अनुसूची 3 के आधार पर शपथ नहीं लेते, संबंधित साथियों आर्टिकलों के आधार पर यहां शपथ लेते हैं। जब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ेंगे तो वहां हम लिखाएंगे कि आखिरकार किस अनुच्छेद में इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। लेकिन सर एक छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आई, एक छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आई, अच्छा होगा कि आप समझा दो। मैंने कहा बेटा समझाऊंगा जरूर, तुम पूछो तो सही। तो बोले कि बच्चा ये समझ में नहीं आया कि सर आपने यहां लिखा है शपथ, क्या लिखा है, आपने यहां लिखा है शपथ, और सर आपने यहीं पर लिख रखा है प्रतिज्ञान, क्या लिख रखा है, प्रतिज्ञान। तो सर पहले तो आप ये बताओ कि सर क्या शपथ और प्रतिज्ञान अलग अलग होते हैं, कौन बताएगा। क्या हम सत्य तीसरी अनुसूची के आधार पर सिर्फ शपथ लेते हैं, या सिर्फ प्रतिज्ञान लेते हैं, या सिर्फ शपथ और प्रतिज्ञान दोनों लेते हैं, या प्रतिज्ञान क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। अगर नहीं उठ रहे तो दोस्तों उठने चाहिए। दोस्तों देखो, जब हम शपथ लेते हैं तो हम शपथ किस तरह से लेते हैं। दोस्तों जब हम शपथ लेते हैं तो हम संविधान के प्रति शपथ ले रहे होते हैं, या हम साथियों ईश्वर के प्रति शपथ ले रहे होते हैं, है ना। मैं फलां सिंह साथियों का शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, संविधान के प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से करता रहूंगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों आपने शपथ ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रतिज्ञान क्या है सर, तो मैं बताना चाहूंगा प्रतिज्ञान क्या है। मान लो दोस्तों मैं हूं, ठीक है, मैं किसी पद पर आसीन हुआ, मैं कोई संवैधानिक पदाधिकारी बना और मुझसे शपथ दिलवाई गई, वाकई मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं वगैरह वगैरह से मुझे शपथ दिलवाई गई। जैसे आपने देखा होगा कई बार शपथ ग्रहण समारोह में, और शपथ लेकर साथियों में मंत्री वगैरह जो भी बनना था मैं बन गया, और नीचे आके मैंने क्या कहा, या 2 दिन बाद मैंने क्या बताया कि मैं तो एक नास्तिक व्यक्ति हूं, मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं हूं, ये कसम तो बेकार है। जब मैं नास्तिक हूं, जब मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूं, तो शपथ का मतलब क्या हुआ, कसम खाने का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों हम जो शपथ दिलवाते हैं ना, हम उन लोगों को शपथ दिलवाते हैं जिनकी आस्था ईश्वर में होती है, वो लोग शपथ लेते हैं। और जो लोग नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं होती, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो नास्तिक होते हैं, वो दोस्तों प्रतिज्ञान लेने का काम करते हैं। तो अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाएगा। प्रतिज्ञान का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं। तो नास्तिक लोग साथियों शपथ नहीं लेते, वो क्या करते हैं, वो प्रतिज्ञान लेने का काम करते हैं। और दोस्तों आपको इस बात को कोई भी टीचर नहीं बता रहा होगा, सिर्फ किताबों में लिखा देखा होगा कि इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अरे प्रतिज्ञान होता क्या है, उस टर्म्स को तो बताओ, क्योंकि पॉलिटी अपनी भाषा में ही फंसाती है, और जिस दिन बच्चों को फंसाना चाहेगी ना, वो इस बात पर भी फंसाना शुरू कर देगी कि एक नास्तिक व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, शपथ, प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन लगेगा नया है, क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया, लेकिन आप जब डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ोगे तो बेटा क्वेश्चन आपको नए ही लगेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिज्ञान किससे दिलवाया जाता है। दोस्तों प्रतिज्ञान उनके लिए होता है जो नास्तिक हो, ईश्वर की शपथ ना लें, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रतिज्ञान से ही काम चलाएंगे। और शपथ वह व्यक्ति लेता है जिसकी ईश्वर में इस इच्छा होती है, या ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। जो आस्तिक लोग होते हैं वो साथियों शपथ लेने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई, बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अनुसूची 4 पढ़ाओ, क्या करो, अनुसूची 4 पढ़ाओ। दोस्तों मैंने कहा था कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो 2-4 सीटें तुम भी जीत जाते। सिंपल ये समझो दोस्तों, मैं आपको एक अपनी भाषा में समझाता हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा भारत है। देखो चौथी अनुसूची में क्या है, ये हमारा बहुत बड़ा भारत है। अब है क्या कि हमारे देश के अंदर राज्यसभा की व्यवस्था है। आप सब लोग क्या जानते हो, इस बात को नहीं जानते, राज्यसभा की व्यवस्था है।
दोस्तों राज्यसभा के अंदर सीटें फिक्स है ना कि इतने ही लोग आके बैठ सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। भाई राज्यसभा में सीटें फिक्स है ना अधिकतम और वर्तमान की कि इतने ही लोग आके बैठ सकते हैं राज्यसभा में? बोले सर बिल्कुल फिक्स है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी 2026 तक यही रहेंगे। बोले अच्छा। दोस्तों अब मान लो उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है और दोस्तों गोवा इतना सा राज्य है, तो अब इस राज्यसभा के अंदर किस राज्य से कितने लोग जाके बैठेंगे इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो इस बात का निर्धारण ही करेगी दोस्तों आपकी फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची इसी बात का निर्धारण करती है कि दोस्तों किस राज्य से कितने लोग इस राज्यसभा के अंदर जाके बैठेंगे, यही बात आपको चौथी अनुसूची में देखने के लिए मिलती है। और अगर ये बात आपको इस तरह से सिंपल समझ में आ गई तो आपको भाषा अब परेशान नहीं करेगी इस क्वेश्चन को। इसमें राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्य एवं यूटी में किया गया है, मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितने मेंबर चुने जाएंगे। बात समझ में आ गई? चौथी अनुसूची क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से खोपड़ी के अंदर घुस गई होगी, समझा भी पाओगे, बता भी पाओगे, अगर क्वेश्चन पूछा तो साथियों उड़ा भी पाओगे। पांचवी अनुसूची की तरफ बढ़ेंगे और पांचवी और छठी मैंने आपको कल एक साथ याद करवाई थी। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों हमारे देश के अंदर एससी और एसटी वर्ग के बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। भारतीय साथियों क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनजाति क्षेत्र, भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि यार जो तुम नियम बना रहे हो ना संविधान के अंदर, जो कानून बना रहे हो ना वो सामान्य लोगों के लिए बना रहे हो। अब उनका क्या, जो सामान्य सो भी नीचे तबके के हैं, सामान्य से भी गए गुजरे हैं, उनके लिए क्या? भाई एससी एसटी के लोग तो बहुत निम्न हैं, वो तो अभी सामान्य व्यक्ति भी नहीं बन पाए, उनकी आर्थिक स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, तो आप इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दो। ये तो अभी सत्यो आम जनमानस की तरह हैं भी नहीं बेचारे। मैंने बताया होगा अंडमान निकोबार के अंदर आज भी कई सारी जनजातियां ऐसी जो कपड़े नहीं पहनती, नग्न अवस्था में, समाज से कटे हुए हैं। अब उनको जाके तुम सत्य पुलिस के नियम बताने लगो। अब जो इंसान इतना भी नहीं पता कि उस कपड़े पहनने नग्न नहीं रहते, तो दोस्तों उसको पुलिस के नियमों से क्या मतलब, उसको क्या मतलब पेड़ काटने की नहीं काटने। तो बोले इनके लिए दोस्तों आप एक विशेष नियम बनाओ। तो हमने क्या देखा, हमने साथियों देखा कि हमने भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची बनाई जिसमें अनुसूचित साथियों क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कर दिया गया। अब अनुसूचित क्षेत्र क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र मतलब जहां पर एससी और एसटी के लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र को आप अनुसूचित क्षेत्र कह दोगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पांचवी अनुसूची के अंदर सतत 10 राज्यों का उल्लेख है। कितने राज्यों की एससी एसटी पर प्रशासन की बात है? 10 राज्यों पर एससी एसटी के प्रशासन की व्यवस्था इस दोस्तों आपकी पांचवी अनुसूची में की गई है। अब छठी, पहले ये जान लो कि सर अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों देखो तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम पांचवी अनुसूची को पढ़ेंगे तो यहां शब्द मिलेगा अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या है? मैंने कहा जहां एससी एसटी के लोग निवास करते हैं तो उसी क्षेत्र को आप अनुसूचित क्षेत्र कह देते हो। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, बात यहां से शुरू होगी अब कि ये बताओ सर अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण कौन करेगा? बात ये बताओ कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है तो कितना है, कहां है और कब तक रहेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? बेटा पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से काम नहीं चलता, पॉलिटी के अंदर उतरना पड़ता है, पॉलिटी के अंदर समा जाना पड़ता है, तब जाके पॉलिटी से साथियों निजात मिल पाती है। अदरवाइज तो आप पढ़ के चले जाओ फिर कल को आके कहोगे सर लेवल बहुत बढ़ गया है। अरे हराम खोरो, तुम सही से टीचर से नहीं पढ़े ना। जो कॉपी पेस्ट आज से 10 साल पहले कोई टीचर जो पढ़ा रहा था ना वो आज भी वही पढ़ा रहा है, चाहे एग्जाम का लेवल कुछ भी हो जाए। फिर बच्चा कहता है सर लेवल बहुत बढ़ गया। अरे लेवल नहीं बढ़ा, मास्टरों ने अपना लेवल नहीं बढ़ाया, मास्टर वही पढ़ा रहे हैं जो आज से 4 साल पहले पढ़ाते थे ना उसी चीज को आज, क्योंकि मास्टर बेटा मास्टर बन चुका है और हम क्या हैं, हम स्टूडेंट हैं। हम अपने आप को कभी टीचर ही नहीं मानते।
हम एक अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं और इसीलिए दोस्तों हम हर एग्जाम को देखते रहते हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चनों का एनालिसिस करते रहते हैं, किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा हमारे कंटेंट से फंस रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, अब पेपर का लेवल क्या है। आप पूछना जो गुरुजी साथियों 45 साल के हो चुके हों, उनसे पूछना गुरुजी कौन सा पेपर दे रहे हो, सम्मान बचाने के लिए बता देंगे पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। सच तो यह सिर्फ पेशा ही उनका टीचिंग करना है। बात समझ में आ गई ना। तो एक स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट अच्छा कभी नहीं बन सकता। हो सकता है रहा हो, लेकिन कोई टीचर बन चुका हो ना, उसे स्टूडेंट बनने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपन लोग हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है। कौन कहेगा कि भाई ये वाला क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, इसके अंदर एससी एसटी पर जो प्रशासन होगा वो 5वीं और 6ठी अनुसूची के आधार पर होगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों की जो घोषणा करते हैं वो राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति करते हैं। मतलब एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा या कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है या कौन सा नहीं आता, इस बात की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति जी को। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं इस काम को नहीं कर सकते, वो इसके लिए दोस्तों राज्यपाल से परामर्श जरूर लेंगे। जिस क्षेत्र में साथियों मतलब जिस राज्य क्षेत्र में साथियों ये क्षेत्र आता है ना, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे क्या इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या नहीं करा जाए। साथियों राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति जो होंगे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कौन घोषित करेगा ये बात क्लियर हो गई। अब 6ठी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिक तो आपके लिए जिंदाबाद है ना, भैया पापा का एटीएम मिल गया मुझे। क्या मिल गया? पापा का एटीएम मिल गया और मैंने उसमें अपने मन से 6 रुपए निकाल लिए। क्या मिल गया? पापा का एटीएम एक दिन तुम्हें मिल गया और तुम्हारा मन हुआ किस चीज का? मूवी देखने जाने का, तो आपने उससे 6 रुपए निकाल लिए, बस हो गई 6ठी अनुसूची खत्म। 6 का मतलब क्या है कि ये सब बातें 6ठी अनुसूची में है। क्या बातें हैं सर? दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या कहेंगे? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर प्रशासन कैसे करना है, ये बात 6ठी अनुसूची में दी गई है। कहने का मतलब यह है कि जो 5वीं अनुसूची में जो हमने क्षेत्र देखे थे वो तो चलो ठीक थे कि सामान्य वर्ग से भी गए गुजरे थे, लेकिन इन 4 राज्यों की जो जनजाति है ना वो तो बिल्कुल खत्म है, मतलब बिल्कुल बुरी स्थिति है। तो इनके लिए थोड़े और आसान कानून बना दो। तो इसलिए हमने 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के अंदर जो एससी एसटी के लोग निवास करते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत रखते हुए थोड़े से दोस्तों निम्न हमने कानून बनाए हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बोलो हाँ कि ना? नहीं बेटा अनिवार्य नहीं है, परामर्श बेटा अनिवार्य नहीं होता। सर मैंने जीएस का निर्माण बैच लिया है, उसमें सिर्फ हमको वीओडी मिला है, हमको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे? बेटा टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट, अभी मॉक टेस्ट हम डलवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी डलवा रहे हैं, तो वो आपको साथ फोल्डर में जाके मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो बेटा अरुणाचल प्रदेश भारत में है, कॉर्नर पर मिल जाएगा लास्ट में। कहाँ है का क्या मतलब है? जब यहाँ नहीं है तो नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, होता तो मैं लिखता अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। ऐसे बात कर रहा है बच्चा, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ अरुणाचल प्रदेश किस किताब में दिया? बेटा मेरे हिसाब से तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ नहीं है। ठीक है, विश्वजीत कह रहा है कि एक किताब में अरुणाचल प्रदेश भी दिया है। नहीं बेटा अरुणाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी रही हो, मैं एक बार कल चेक करके बताऊंगा इस बात को। ठीक है, हो सकता है बेटा मुझसे थोड़ा सा नॉलेज ना हो मुझे इस बात की। तो अभी तो बेटा ये 4 राज्य इसके अंदर होंगे। ठीक है, ओके थैंक यू, चले आगे। हाँ दोस्तों देखो साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हमेशा अनुसूची पढ़ते हो लेकिन आप डिटेल में उतना शायद नहीं पढ़ पाते। ये 6ठी अनुसूची आपको कितनी छोटी लग रही है? सर इसमें 4 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की ही तो बात है। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि संविधान की 12 अनुसूचियों में सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है, जरा आंसर करना।
मैंने कहा संविधान की 12 की 12 अनुसूचियों में सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? ये आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाया ना किसी ने। और दोस्तों अगर क्वेश्चन बना तो आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर छठी तो लगा ही नहीं सकते। क्यों? बड़ी छोटी सी लग रही है। कुछ लोग तो पहली लगा देंगे, कुछ लोग लगाएंगे सर 9वीं लगा दो, 284 विषय हैं उसके अंदर, अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि संविधान की सबसे बड़ी अनुसूची है छठी अनुसूची, शब्दों के आधार पर। किसके? शब्दों के संदर्भ में जो छठी अनुसूची है, यह दोस्तों सबसे बड़ी अनुसूची है। छठी अनुसूची शब्दों के आधार पर सबसे बड़ी अनुसूची मानी जाती है। दोस्तों अब हम शेड्यूल 7 की बात करेंगे, शेड्यूल 7 की बात करेंगे। और 7 को मैं तुम्हें इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन 7वीं तो नहीं भूलोगे। देखो कितना टाइम है हमारे पास, अभी है। चलो दोस्तों देखो 7वीं अनुसूची में ऐसे समझाऊंगा आपको कि लोड ही मत लो। देखो दोस्तों हुआ क्या, हमारे देश के अंदर दो तरह की व्यवस्था है दोस्तों। एक तो हमारे यहां पर क्या होती है, एक तो हमारे यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक तो केंद्र सरकार है जहां पर मोदी जी की बात होगी। ध्यान से सुनना, मैं कुछ पहले बेसिक क्लियर करूंगा फिर समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एक तो साथियों केंद्र सरकार है, और दोस्तों एक क्या होती है? केंद्र सरकार, और एक होती है दोस्तों राज्य सरकार। समझते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार और दोस्तों केंद्र सरकार होती है। दोस्तों अगर अगर किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर मान लो यहां साथियों केंद्र में बैठी है बीजेपी, ठीक है, ये हो गई बीजेपी। अब किसी भी राज्य के अंदर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि किसी राज्य के अंदर दोस्तों यहां पर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, मान लो बीजेपी के अलावा कांग्रेस की बन गई, तृणमूल कांग्रेस बन गई, या फिर सपा बन गई, कोई भी बन सकती है। तो किसी राज्य के अंदर जब केंद्र के अंदर बीजेपी थी, तभी साथियों राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। तो आपने हमेशा ऐसा देखा होगा कि दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अब हमेशा टकराव रहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल उठा लो, ममता बनर्जी वाला, वहां क्या है? केंद्र सरकार। जैसे दिल्ली उठा लो, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक दूसरे के साथ तो कटाक्षी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार किसकी है? राज्य सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी की, और केंद्र सरकार है बीजेपी की। टकरार रहेगा। तो अब क्या होगा कि जब केंद्र सरकार अलग पार्टी की है, राज्य सरकार अलग पार्टी की, तो टकराव होगा। तो ऐसा हमारे संविधान वालों ने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा आने वाले समय पर हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया? उन्होंने साथियों 3 बॉक्स बना दिए। ध्यान से सुनना, मैं एकदम से क्लियर कर दूंगा, आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा। उन्होंने दोस्तों 3 बॉक्स बनाए। क्या बनाए? 3 बॉक्स बनाए। और 3 बॉक्स कुछ इस तरह से बनाए, 3 बॉक्स साथियों कुछ इस तरह से बनाए कि ये मान लो साथियों 3 बॉक्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए? ये दोस्तों मान लो 3 बॉक्स हो गए। समझ में आई बात? दिख गए आपको तीनों बॉक्स? बोले सर दिख गए। अब क्या हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था करी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ विषय डाल दिए, कुछ सब्जेक्ट डाल दिए, और कह दिया कि जो ग्रीन वाला एरिया है ना, इसके अंदर जो भी विषय हैं इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या कहा कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी कानून हैं उन पर, जितने भी विषय हैं उन पर कानून दोस्तों आपकी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। इसलिए इस सूची को नाम दे दिया गया संघ सूची। क्या नाम दे दिया गया? संघ सूची। अब कहा गया कि दोस्तों यहां पर जितने भी इस व्हाइट वाले चित्र में जितने भी विषय डाले गए हैं, 1 2 3 5 6 अभी बताएंगे, जितने भी विषय हैं उन पर कानून दोस्तों राज्य सरकार बनाएगी। समझ में आई? अब जो बचे बीच वाले, इन पर कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी किसका होगा? प्रभावी होगा दोस्तों केंद्र वाला। समझो। अब देखो क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लो अभी दिमाग से सब कुछ हटा दो, मान लो दोस्तों शिक्षा के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि पहली से 5वीं तक के लोगों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए, फ्री कर दी जाए। अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि पहली से 4वीं तक की शिक्षा दिल्ली में फ्री कर दी जाए। अब विषय तो एक ही है, कानून दोनों ने बना दिया। केंद्र सरकार कह रही है कि पहली से 5वीं तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर दो, और राज्य सरकार कह रही है पहली से 4वीं तक के लिए
शिक्षा फ्री कर दो। अब बात मानी किसकी जाएगी, टकराव हो सकता था ना ऐसी बातों को लेकर। इसीलिए हमने क्या बनाए, हमने 3 बॉक्स बना दिए कि भैया जो भी यहां का विषय होगा, ध्यान से सुन लेना, जो भी यहां का विषय होगा ना इस ग्रीन वाले क्षेत्र का, इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ संघ यानी केंद्र सरकार बनाएगी। अगर साथियों विषय यहां का है, अगर विषय यहां का है व्हाइट वाले क्षेत्र का, तो उस पर कानून साथियों राज्य सरकार बनाएगी। और अगर विषय साथियों यहां का है बीच वाला, जिसको समवर्ती सूची आप कहते हैं, तो इस पर कानून दोनों बना सकेंगे। बस यही आपको मुझे समझाना था कि दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या है। इस 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूची बनाई गई हैं। उन तीनों सूचियों में उल्लेखित विषयों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची जिस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, समवर्ती सूची जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका कुछ हो सकता है। जैसे एक बात बताओ, क्या कभी अब देखो तीनों सूची मैंने डाल दी, सेंटर भी डाल दी, कॉन्करेटिव डाल दी और स्टेट गवर्नमेंट भी डाल दी। दोस्तों देखो स्टेट गवर्नमेंट की सूची में यहां पर आप देखोगे तो आपको एक विषय मिलेगा पुलिस। क्या कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे देखा है कहते हुए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए 20-20 हजार रुपए और तनख्वाह बढ़ा दो? नहीं देखा ना। सिंपल योगी जी ही घोषणा करते हैं। या यूपी पुलिस में 10,000 वैकेंसी निकाल दो। कौन घोषणा करते देखे हैं? योगी जी। क्यों? क्योंकि सत्य पुलिस जो विषय है ना वो आपका राज्य सूची का विषय है। क्या आपने दोस्तों कभी योगी जी को ऐसे देखा है कि आप रसिया से 10,000 AK-47 खरीद लो? नहीं देखा ना योगी जी को ऐसी बातें करते हुए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डिफेंस मामला है ना, ये दोस्तों किस लिस्ट का मामला है? ये दोस्तों आपका कहेंगे संघ सूची का मामला है। तो जिस सूची में जो विषय डाला गया है उस सूची में कानून दोस्तों वही बनाएगा। कुछ विषय ऐसे हैं जहां साथियों दोनों का अधिकार होगा, जैसे फॉरेस्ट होगा, एजुकेशन होगा, ट्रेड हो गया, इन सब विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। सर फिर तो ये वही बात हो गई कि अगर मान लो फॉरेस्ट पर कानून राज्य ने भी बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया, तो फिर ध्यान रखना इस मामले में ताकतवर होगा केंद्र सरकार वाला। अगर एक ही कानून पर दोनों ने साथियों एक ही विषय पर दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए, कहा कि भाई फॉरेस्ट को 10 दिन के अंदर काटो, केंद्र सरकार ने कहा नहीं फॉरेस्ट नहीं काटने, तो ताकतवर पता है किसका होगा? केंद्र सरकार वाला। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? सर आप बहुत तगड़ा पढ़ाते हो। बेटा कहां तगड़ा पढ़ाता हूं, बस मैं तो अपना एफर्ट लगाता हूं कि तुम्हें समझा पाऊं, तुम्हें सिखा पाऊं, तुम्हारे मन में डाउट ना रहे। आज तक आपने जहां जितना सीखा होगा उससे बेस्ट तुम्हें सिखा पाऊं। ठीक है, तो ये कुछ विषय भी ध्यान रख लेना कि किस लिस्ट में कौन कौन से विषय डाले गए हैं। वैसे ये नॉर्मल सी बात है, अच्छे एग्जाम में आजकल ऐसे भी पूछ लेता है, बताओ कि शिक्षा किस सूची का विषय है वगैरह वगैरह, है ना। तो थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, चलो 7वीं अनुसूची समझ में आ गई। 8वीं अनुसूची सिंपल है दोस्तों, इसके अंदर विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान के अंदर साथियों वर्तमान में कुल कितनी भाषा हैं? तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त की हुई दोस्तों कुल 22 भाषा हैं। मैंने आपसे कल वाली क्लास में भी कहा होगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा हैं। पहले इसके अंदर दोस्तों 14 भाषा हुआ करती थी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमिया, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। ये 14 भाषा दोस्तों क्या हुआ करती थी? हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करती थी। फिर हमने एक भाषा जोड़ी, फिर हमने 3 भाषा जोड़ी और फिर हमने 4 भाषा जोड़ी। कुल मिलाकर हमने 8 भाषा और जोड़ दी, तो 14 से बढ़कर अब वर्तमान की संख्या कितनी होगी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की? दोस्तों 22 हो गई। दोस्तों ये 14 तो वह हैं जो हमारे मूल संविधान में हुआ करती थी। ठीक है, जो हमारे मूल संविधान में हुआ करती थी। अब आपको ये 8 याद रखनी है, 8 की 8 में तुम्हें याद करवा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों 14 तो वो हो गई दोस्तों। अब देखो 15वीं भाषा जो जुड़ी ना वो सिंधी जुड़ी। कौन सी? सिंधी। सिंधी पर बिंदी लगा दी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और हमने दोस्तों एक भाषा सिंधी जोड़ दी। 14 से कितनी होगी भैया? 15 होगी। ठीक है, बोले हाँ। देखो 16वीं, 17वीं और 18वीं ये तीनों एक साथ जुड़ी थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जब 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्या नाम है साथियों? नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। आप एक ट्रिक याद रखना, नमक। क्या रहेगा कि भैया हमने 71वें संविधान संशोधन में 1992 में नमक जोड़ दिया।
क्या जोड़ दिया? नमक। नमक से क्या हो जाएगा? नेपाली, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोकरी, 3 भाषा जुड़ गई। बोले सर बिल्कुल जुड़ गई। अब देखो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बेटा यही 8 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी बता दे रहा हूं, इन 8 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने दोस्तों कभी मच्छर लगे हैं आपको इस दौरान? लगे ना मच्छर? बोले सर बिल्कुल लगे। तो जब मच्छर लगते हैं तो आप क्या लगाते हो? जब मच्छर लगते हैं तो क्या लगाते हो? ओडोमास कितने बच्चे लगाते हैं? बोले सर हम भी लगाते हैं। एक सर हम तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। तो बेटा मच्छरदानी नहीं लगानी, आपको ओडोमास लगाना है। लेकिन यहां ओडोमास नहीं लगाना, यहां पर एक काम करना, बोडोमास लगा लेना। क्या लगा दोगे? ओडोमास की जगह क्या लगाएंगे हम? बोडोमास लगा देंगे। और जैसे ही बोडोमास लगाएंगे समझो साथियों आपको चारों भाषा याद हो गई। कैसे? देखो बो से क्या बनेगा दोस्तों? बोडो बन जाएगा। डो से क्या बनेगा दोस्तों? डोगरी बन जाएगा। मै से क्या बन जाएगा दोस्तों? मैथिली बन जाएगा। और सै से क्या बन जाएगा? संथाली बन जाएगा। दोस्तों पहला हमने सिंधी आराम से याद कर ली, दूसरा हमने नमक से 3 भाषा याद कर ली, और यहां मच्छरों के लिए ओडोमास की जगह हमने बोडोमास लगा दिया, तो हमें 8 की 8 भाषा याद हो गई। अब संविधान संशोधन भी याद करवा दूं मैं तुमको। देखो ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन। याद कैसे रखेंगे? देखो यहां कौन सा था? 21वां। यहां कौन सा था? 71वां। अच्छा 21 और 71 को जोड़ना कितना आएगा? क्या 92 ही आएगा क्या? हाँ भाई 21 71 को जोड़ोगे तो 92 आएगा। बोले हाँ। तो पहला 21वां, दूसरा 71वां, दोनों को जोड़ दो, तीसरा वाला कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2004 में हुआ। बात समझ में आई मेरे लालो? बोलो हाँ कि ना। मजा आया बात में? याद हो जाएंगी। बोडो, डोंगरी में डोंगरी कहां से हो गई बेटा? कहां से आगे? राजस्थान से तो नहीं है तू अल्पेश? है मल्होत्रा तो नहीं होते बेटा राजस्थान में? है कहां से बेटा? क्या पंजाब चंडीगढ़ से है क्या मल्होत्रा? क्यों भाई? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? 8 की 8 भाषा याद होंगी, याद होनी चाहिए। सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें देखो एक बात सुनो दोस्तों, 9वीं अनुसूची ना जितनी आसान तुम्हें पढ़ाई जाती है ना उतनी आसान होती नहीं है। बहुत खतरनाक है 9वीं अनुसूची। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि 9वीं अनुसूची एकमात्र अनुसूची ऐसी है जो न्यायालय के अंदर अपरिवर्तनीय है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि 8 मिनट बचे हमारे पास और अभी हमें 3 अनुसूची पढ़नी है। मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी कानून को देश के अंदर बना के और 9वीं अनुसूची के अंदर रख दो, उस कानून को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जानते हो कितनी खतरनाक हो गई? आप अगर किसी भी कानून को बनाकर 9वीं अनुसूची में अगर डाल दोगे ना, मतलब सरकार कोई भी किसी कानून को बना के 9वीं अनुसूची में डाल देना, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनो, इसमें तो उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। कितनी खतरनाक है दोस्तों, मतलब कुछ भी करो। और हालांकि इसमें प्रावधान है साथियों आगे बहुत अच्छे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये अनुसूची जो है ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी। तो 9वीं है भाई, 8 तो थी ना, तो 9वीं जब जुड़ी तो कौन सा? 1951 में संविधान संशोधन, मतलब 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें कृषि और भूमि दोनों राज्य सूची के विषय हैं साथियों, ऐसा बताया गया। दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता था, लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा साथियों समय का अभाव है। बस इतना ध्यान रखना कि भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित जो प्रावधान किया गया वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। और अभी 9वीं अनुसूची में 284 कानून ऐसे हैं जो डाल रखे हैं, और जो कानून 9वीं अनुसूची में डलेगा वह साथियों क्या होगा? वह अपरिवर्तनीय होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई 9वीं अनुसूची में? बोले सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो अब बात करेंगे दोस्तों 10वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है? 10वीं अनुसूची दोस्तों देखो 10वीं अनुसूची में क्या है? जैसे मान लो दो पार्टी है, मान लो 3 पार्टी है ए बी सी, ठीक है? ध्यान से सुनना, स्पीड से समझेंगे। 3 पार्टी है ए बी सी। अब मान लो सरकार बनाने के लिए साथियों 10 सीट चाहिए। इसके पास साथियों कितनी आ गई? 5 आ गई। इसके पास मान लो 3 आ गई, इसके पास 2 आ गई, ठीक है? मतलब टोटल 10 साथियों, टोटल कितने हैं? टोटल 10 सीटों पर चुनाव हुआ और 5 इसको मिली, 3 इसको मिली, 2 इसको मिली। सरकार बनाने के लिए चाहिए साथियों मान लो कि 6 सीट, ठीक है? सरकार बनाने के लिए चाहिए 6 सीट। तो इस ए पार्टी ने क्या कहा जीतने के बाद
कि यहाँ पे से एक विधायक को या एक किसी मंत्री को, एक सदस्य को तोड़ लो और हमारी यहाँ पर 6 सीट हो जाएंगी, हम सरकार बना देंगे। अब जैसे ही एक तोड़ के लेके आई ना, इन्होंने 6 करी ना अपनी, इनके 2 इधर भाग गए या 3 इनके इधर भाग गया बी में, बोले हम सरकार बना लेंगे। तो क्या हुआ कि सब तो चुनाव तो लड़े थे किसी और पार्टी से, जीतने के बाद किसी और पार्टी में जाके मिल गए। इसी व्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों दल बदल। क्या कहा जाता है? दल बदल। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, एक विधायक बने जो दोस्तों, जिनका नाम था गयाराम। क्या नाम था? गयाराम। गयाराम जो चुनाव जीते विधायक का हरियाणा के अंदर, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, हरियाणा के बच्चे जानते होंगे इस बात को। तो क्या हुआ कि उन्होंने, सरकार नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने सुबह को जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि अब मैं बीजेपी की तरफ से, मतलब चुनाव लड़ा किसी की तरफ से, मैं अब बीजेपी को समर्थन दे रहा हूं। दोपहर तक पता चला कि बीजेपी की हालत खस्ता हो गई है। शाम को उन्होंने क्या कहा कि मैं अब कांग्रेस की तरफ जा चुका हूं, मैं कांग्रेस को समर्थन दे चुका हूं। रात होते होते फिर उन्होंने क्या कहा कि अब मैं दोबारा से बीजेपी को समर्थन दे रहा हूं। एक दिन में 3 पार्टी बदल दी थी दोस्तों गयाराम ने। इसलिए इस 10वीं अनुसूची को कहा जाता है दोस्तों आया राम गया राम। दोस्तों कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ आया राम गया राम किस अनुसूची का नाम है, तो आया राम गया नाम इसी अनुसूची का नाम है। 10वीं अनुसूची दल बदल प्रक्रिया को निषेध करती है कि आप ऐसे दल नहीं बदल सकते। राजनीतिक दलों का उल्लेख सत्य मूल संविधान में हालांकि कहीं भी उल्लेखित नहीं है। दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में पीएम राजीव गांधी जी के द्वारा जोड़ी गई थी। साथियों 1950 से 1985 तक दल बदल पर कोई रोक नहीं थी। फिर हमने ये संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा और दल बदल पर दोस्तों रोक लगा दी। दल बदल को आयाराम और गयाराम भी कहा जाता है। ये गयाराम दोस्तों हरियाणा के क्या विधायक हुआ करते थे, ये इनका फोटो है, जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी। तो ऐसी व्यवस्थाओं को रोकने के लिए हमने साथियों इस अनुसूची को लेकर आए। इस अनुसूची को हम लेके आए दोस्तों 11वीं और 12वीं अनुसूची में। बस इतना ध्यान रखना कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 कार्य हैं। मतलब दोस्तों यहां पर पंचायती राज जो गांव के अंदर विकास हो सकते हैं वो 29 विषयों पर हो सकते हैं। और 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची जुड़ी। 12वीं साथियों शहरों से संबंधित है, यानी कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के द्वारा 18 कार्यों का उल्लेख है, जो जिनमें नगर पालिका 18 कार्यों पर विकास करवा सकती है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक बार फटाफट से बताओ। 12वीं अनुसूची दोस्तों हमने आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ी है। और दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको 10वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन के अंदर, तो 1 घंटे में 10वीं और 9वीं अनुसूची दोनों 1 घंटे में सिर्फ पढ़ा पाऊंगा। जब मैं इन्हीं अनुसूचियों को, हालांकि मैंने यहां भी कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन वहां थोड़ा मुझे डिटेल में जाना होता है, कुछ केस स्टडी करने होते हैं। तो जब मैं एप्लीकेशन के अंदर आपको अनुसूची पढ़ा रहा हूं ना, तो 1 घंटे में सिर्फ 2 ही अनुसूची पढ़ा पाऊंगा, 9वीं और 10वीं। सोचो किस लेवल की चीजें जाएंगी। अभी भी आपके लेवल की चीजें पढ़ा दी, क्योंकि वो रेलवे का सबसे एक फाउंडेशन कोर्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो तब आप उसके अंदर बेहतरीन तरीके से अच्छे से चीजों को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो 12 अनुसूची हमने पूरी करी। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन कवर करना है तो भैया किस अनुसूची में क्या है कल ही बता दिया था। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आज फिर बेहतरीन तरीके से चीजें मैंने आपको कवर कर दी है। दोस्तों जो हमारा कोर्स चल रहा है, इस कोर्स पर बिना किसी कूपन कोड लगाए इस कोर्स का प्राइस अभी 399 कर दिया गया। 399 रुपए में जाके फटाफट आप ले सकते हैं। मैं अभी आपको 2 मिनट डाउट भी ले लूंगा। दोस्तों ये क्या है, इसके अंदर साथियों कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 2024 के होंगे, डेली लाइव क्लास होगी। और दोस्तों इसमें बायोलॉजिकल कंटेंट रहेगा, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो जाके साथियों इनरोल कर लीजिएगा। अभी आपको 1-2 दिन के लिए ऑफर मैंने फिर से कर दिया है। कैसे लेंगे? तो साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन के कोर्स वाले फोल्डर में जाइएगा, जनरल निर्माण बैच है जो जनरल अवेयरनेस का, उस पर जाके दोस्तों आप बाय कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो। क्लास के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके 2 क्लासों के कमेंट पढ़ के मुझे दुगनी ऊर्जा मिली है, दुगनी साथियों एक तरह से एनर्जी आई है कि और अच्छा तुमको पढ़ाया जाए।
तो क्लास कैसी लगती है बेटा एक बार जरूर बताया करो, ठीक है। और वीडियो को सारे बच्चे भाई लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप इतना तो करा करो कम से कम, ये तो तुम्हारे लिए, मैं बीच में कभी तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ या कभी कोई फालतू की चीज करता हूँ, है ना, नहीं करता ना, सिर्फ पढ़ाते हैं यार अपन लोग। और जो हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं ना, इस बात का हम कोई रौब नहीं दिखा रहे आपको कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, बेटा कमिटमेंट है तो उससे हम पूरा कर रहे हैं। और आपको, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप भी तो उसके बदले थोड़ा सा हमारे लिए कुछ मतलब शेयर वगैरह लाइक ये सब किया करो ना, थोड़ा बहुत हमारी बात को मान लिया करो, माना कि तुम बड़े हो गए हो। हाँ बेटा, जो जो पीडीएफ नहीं मिली है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं सारी पीडीएफ डलवा दूंगा। एक बार इस वीडियो के बाद कमेंट कर देना, सर ये पीडीएफ नहीं मिली, ये पीडीएफ नहीं मिली, सारी पीडीएफ आपको डलवा दी जाएंगी। और बताओ क्या चाहिए। सर आपकी क्लास पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं मिल रही है, बेटा मिलती है, आप जो नहीं मिला इस क्लास के नीचे कमेंट करना, मैं सारे पढ़ के टीम से करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ बता दीजिएगा एनटीपीसी में जीएस कितने मार्क्स का आएगा, क्या लिख रहा है ये बच्चा। हाँ तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। लव यू टू ऑल। लाइक करके जाना सारे बच्चे, और क्लास कैसी लगी क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना।